गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास में पृथ्वी का आंतरिक भाग, उसके बारे में जानने के लिए हमने इसके पहले कुछ वीडियोस देखे थे। अब आज हम देखेंगे कि वल्केनोज एंड वल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं और इससे हमको पृथ्वी के अंदर कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो एक्चुअली में एक वल्केनो होता क्या है? A volcano is a place where gases, ash and or molten rock material, lava escape to the ground। मतलब पृथ्वी के अंदर से गैसेस, एशेस मीन्स राख, और मॉल्टन रॉक मटेरियल मतलब पिघला हुआ चट्टानों का पदार्थ जिसको लावा कहते हैं, वो एस्केप टू द ग्राउंड, वो पृथ्वी के धरातल पर आता है। अ वल्केनो इज कॉल्ड ऑन एक्टिव वल्केनो, कोई भी ज्वालामुखी एक्टिव वल्केनो तब होता है if the material mentioned are being released or have been released out in the recent past। तो एक्चुअली में जो एक्टिव वल्केनो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसमें एक्सप्लोजन हुआ होता है और समय समय पर उसमें एक्सप्लोजन होता रहता है। ये डेली बेसिस पर हो सकता है ना, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम एक्टिव वल्केनो। द लेयर्स बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल, और सॉलिड क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट ऊपर की परत पृथ्वी की, उसका निचले वाला जो लेयर होता है वो मेंटल होता है। उस मेंटल से मैग्मा, उसको मैग्मा चैम्बर हम कह सकते हैं, उससे मैग्मा बाहर निकल कर आता है। इट इज़ हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ द क्रस्ट, जो ऊपर की क्रस्ट है, पृथ्वी की जो क्रस्ट है, क्रस्ट से ज़्यादा घनत्व होता है उसमें, भले वो लिक्विड पोर्शन में हो लेकिन फिर भी ऊपर की क्रस्ट से उसका घनत्व ज़्यादा होता है। दिस इज़ अ वल्केनो, you can see on this film। Okay, we are going to next slide। now the mantle contain a weaker zone called asthenosphere, and here is asthenosphere। asthenosphere इसको हिंदी में कहते हैं हम दुर्बलता मंडल, बिकॉज इट इज़ अ वीक जोन, क्योंकि ये कमज़ोर क्षेत्र है। कमज़ोर इसलिए कि सॉलिड नहीं है ना, लिक्विड है, लिक्विड जैसा है और वो इधर उधर फैलता रहता है। इसको अपन प्लास्टिक स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल के लिए आप ऐसा मान लें कि एक रबर आपने लिया, इरेजर आपने लिया, और इरेजर को दोनों उंगलियों से, अंगूठे से और उंगली से दबा के रखोगे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर तक दबा के रखोगे वो दबा हुआ रहेगा। जैसे ही आप उंगली का प्रेशर उसके ऊपर से हटाओगे, वो एकदम से वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। इसको हम कहेंगे प्लास्टिक स्टेज। तो जो एस्थेनोस्फीयर है, जो मेंटल में जो एस्थेनोस्फीयर है, उस मेंटल का ऊपरी पार्ट, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि ये क्योंकि पिघली हुई अवस्था में है सारी चीज़ें, जैसा कि हमने देखा अभी, लेकिन उसके ऊपर लिथोस्फीयर जिसमें ओशनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये दोनों क्रस्ट है, तो इसका प्रेशर पड़ता है। तो इन दोनों क्रस्ट के प्रेशर पड़ने से ये दबी हुई अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही कहीं पर ऊपर से स्पेस बनता है, खाली जगह मिलती है, एस्थेनोस्फीयर में से मैग्मा ऊपर निकल कर आता है, तो ये होता है एस्थेनोस्फीयर। तो मेंटल में एक वीकर जोन होता है उसके ऊपरी लेयर पर, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। इट इज फ्रॉम द दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू द सरफेस, और यहीं से जो मैग्मा निकल कर आता है वो सरफेस पर पहुंचता है। द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। तो मैग्मा एक्चुअली क्या होता है, मेंटल के अपर पोर्शन पर जो लिक्विफाइड रॉक्स होती हैं, मोल्टन रॉक्स होती हैं, उसको हम कहते हैं मैग्मा। वंस इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीच द सरफेस, इट इज रेफर टू एस लावा। तो जब ये मैग्मा धरती की सतह पर आता है और धरती की सतह के ऊपर आता है, तो उसी मैग्मा को हम लावा कहते हैं। द मटेरियल दैट रीच द ग्राउंड, जो भी मटेरियल पृथ्वी के अंदर से इस तरह से ज्वालामुखी प्रक्रिया से पृथ्वी के सरफेस पर आता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लावा फ्लो। लावा फ्लो मतलब लावा का बहाव, लावा बह रहा है, ठीक है ना। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, पायरोक्लास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ के टुकड़े, उसको कहते हैं पायरोक्लास्टिक। डेब्रिस मतलब मलबा, तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस ये भी ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आता है। वॉल्केनिक बम
कई बार बम विस्फोट जैसी कंडीशन ज्वालामुखी में बन जाती है। ऐश मतलब राख, एंड डस्ट यानी धूल, एंड गैसेस, कुछ गैसेस भी इन वल्केनो से निकलती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, सल्फर के कंपाउंड हो सकते हैं, और थोड़ी बहुत मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन होती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान। तो जब भी वल्केनिक इरप्शन होता है, अच्छा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वल्केनो को सेफ्टी वाल्व ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। सेफ्टी वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी गैसेस, बहुत सारा वाटर वेपर, ये सब निकलता है जो हमारी पृथ्वी को के वायुमंडल को डेंस करता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कई तरह की गैसें यहाँ से निकलती हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो लगातार घना होता जा रहा है ना। इसलिए हम वल्केनो को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व, पृथ्वी को बचाने का काम करने वाले हैं ये वल्केनो, ज्वालामुखी, इसी से पृथ्वी बची हुई है, ठीक है ना। और इसके साथ में इसमें से जो मैग्मा निकलता है, ये मैग्मा बाहर निकल कर आता है सरफेस पर, और धीरे धीरे बहता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ने के बाद इसमें क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है कुछ समय के बाद, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर तो बहुत कम है। तो जब ठंडा हो जाता है तो पृथ्वी के ऊपर ठंडा होने के बाद कई सालों के बाद इसमें अपरदन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, इसका इरोजन होता है, और इरोजन होने से ये मिट्टी में तब्दील होता है। वो मिट्टी हमारे लिए बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है ना, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। तो वल्केनो के टाइप्स हम देखेंगे। वल्केनो आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन। इनका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? इरप्शन के बेस पर, कि किस तरह से इनमें विस्फोट हो रहा है, एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस, और किस तरह से उसके सरफेस पर उसके रूप किस तरह से बन रहे हैं। तो मेजर टाइप्स ऑफ वल्केनोज आर एज फॉलोज। कौन कौन से मेजर टाइप्स हैं? सबसे पहले आता है शील्ड वल्केनो। शील्ड मतलब ढाल होती है, तुम लोगों को मालूम होगा। तो ढाल कैसी होती है? एक बड़ी तश्तरी के जैसी होती है, और ये समझ लो कि अगर शील्ड वल्केनो है तो वो सरफेस के पास लगा हुआ होगा। बारिंग द बेसाल्ट फ्लो, एक्चुअली में जो बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट तुम लोगों को इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था कि बेसिकली इग्नियस रॉक दो तरह की होती हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ग्रेनाइट जो है वो पृथ्वी के ऊपर के लिथोस्फीयर के थोड़ा सा नीचे मिलता है, और बेसाल्ट काफ़ी गहराई में मिलता है। तो मैग्मा जो होता है उसमें बेसाल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बेसाल्ट जब ऊपर निकल कर आता है तो उसका फ्लो होता है, बेसाल्ट जब बहता है। एक्चुअली इसमें सिलिका की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसलिए ये चिपचिपा नहीं होता, इसलिए ये पानी जैसा होता है, लिक्विड जैसा होता है। द शील्ड वल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वल्केनो ऑन द अर्थ। जितने भी वल्केनो हैं उसमें शील्ड वल्केनो काफ़ी बड़े होते हैं। ये बेसिकली एक शील्ड वल्केनो का डायग्राम था, जिसमें एक्चुअली ये एनिमेशन इसमें चल नहीं रहा है। तो ये एक्सप्लोजन जो होता है उसके कारण चारों तरफ बेसाल्टिक लावा चारों तरफ बन जाता है, बहता है। द हवाईयन वल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। हवाई आइलैंड्स पैसिफिक ओशन के बिल्कुल सेंटर में है। वहाँ पर आप लोग मैप में देखेंगे तो दिखाई दे जाएंगे हवाई आइलैंड्स, जिसकी राजधानी है होनोलुलु, और यहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल्स हमको दिख जाते हैं शील्ड वल्केनो के। दीज वल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, क्योंकि ये मैक्सिमम बेसाल्ट के बने हुए होते हैं। अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूड व्हेन इरप्ट। तो जब ये इरप्ट होता है, जब वल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये बहुत फ्लूड होता है, बहुत तरल होता है, लिक्विड होता है ना, क्योंकि इसमें सिलिका की क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसको ऐसे समझ लो कि सिलिका एक्चुअली एक बहुत लाइट मटेरियल है, लाइट एलिमेंट है, हल्का तत्व है, और हल्के तत्व केवल ऊपर पाए जाते हैं। तो बेसाल्ट क्योंकि उसमें सिलिका नहीं होता, मतलब वो काफ़ी गहराई से आता है, ठीक है। फॉर दिस रीजन देन दीज वल्केनोज आर नॉट स्टीप। तो ये जो वल्केनो होते हैं ये तेज ढाल वाले नहीं होते। अब तेज ढाल से यहाँ पर क्या मतलब है कि ये वल्केनो ये स्टीप स्लोप है, इस तरह से नहीं होते, बल्कि ये फैले हुए होते हैं, ये इस तरह से फैले हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। वेंट क्या होता है? जो उसकी गर्दन होती है उसको वेंट कहते हैं। वल्केनो की गर्दन को
वेंट कहा जाता है। तो ये वल्केनो है और ये इसका वेंट है ना। तो वेंट में जब कभी भी पानी प्रवेश कर जाता है, पानी चला जाता है, तो इनका रास्ता बंद हो जाता है। तो जब रास्ता बंद हो जाएगा तो नीचे जो मैग्मा प्रेशर डाल रहा है लगातार ऊपर की ओर, ये बहुत तेज़ी से एक्सप्लोजिव होगा और बहुत दूर दूर तक फैलेगा, है ना। इसका जो मैग्मा है वो बहुत दूर दूर तक फैलेगा। लेकिन अगर पानी नहीं जमा होता है तो ये धीरे धीरे चारों तरफ फैलता है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ मिल जाता है। तो अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ए फाउंटेन। तो जो लावा होता है वो कैसे होता है, फाउंटेन के जरिए, जैसे गीजर हो रहा हो, नीचे से बहुत सारा पानी जैसे निकलता है ना, फाउंटेन, झरना, फवारा आउट ऑफ द कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट एंड डेवलप इनटू सिंडर कोन। और इस तरह से कई बार इसमें सिंडर कोन बनता है। सिंडर कोन, सिंडर मतलब राख होता है, सिंडर कोन मतलब जिसके एरिया में राख की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये राख बाहर निकल रही है वल्केनिक इरप्शन से, तो ये शील्ड वल्केनो होते हैं। इसके बाद आता है कंपोजिट वल्केनो। कंपोजिट वल्केनो मतलब मिश्रित ज्वालामुखी। ये वल्केनो कैसे होते हैं, इसमें ये अलग अलग लेयर्स इसकी दिखाई दे रही है। तो जो कंपोजिट वल्केनो होते हैं उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, राख की लेयर भी होती है और जो मैग्मा होता है उसकी लेयर भी होती है ना। पायरोक्लास्टिक जो भी फ्लो होते हैं उनकी अलग अलग डिफरेंट लेयर्स होती हैं इसमें। These volcanoes are characterized by eruption of cooler and more viscous lava than basalt। अब बेसाल्ट में क्या था, जो लावा था वो तरल था, काफ़ी लिक्विड था, फैला हुआ था, फैल जाता है। तो कंपोजिट वल्केनो में सिलिका की क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा होती है इसलिए चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, विस्कस लेवल्स इसका ज़्यादा होता है बेसाल्ट के मुकाबले, इसलिए इसका लावा ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, है ना। वल्केनिक इरप्शन हुआ और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता और वहीं पास में जमा हो जाता है और इसके कई लेयर्स बन जाते हैं, है ना। जबकि इसके पहले वाले में शील्ड में क्या था कि लावा काफ़ी दूर तक फैला था क्योंकि वो लिक्विड था, है ना। तो अलॉन्ग विथ लावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेस फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड। तो इसके साथ में लावा के साथ और भी बहुत सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल आते हैं, राख आती है और उसके चारों तरफ फैल जाती है। दिस मटेरियल एक्यूमुलेट इन द विकिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। तो इसकी कई लेयर्स बन जाती हैं एंड दिस मेक्स द माउंट्स अपीयर एट कंपोजिट वल्केनो। तो कई बार ये वल्केनो माउंट की तरह से दिखाई देते हैं, है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट चीज़ है कार्डेरा। कार्डेरा बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वल्केनो। सारे वल्केनो में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव हैं, सबसे ज़्यादा विस्फोटक हैं। दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोजिव, इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं दैट व्हेन दे इरप्ट, जब वो विस्फोट होता है उसमें, जब वो मैग्मा बाहर निकलता है, दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ, मतलब अपने आप को, खुद को वो कोलैप्स कर लेते हैं, ध्वस्त कर लेते हैं, रेदर देन बिल्डिंग एनी टाल स्ट्रक्चर, बजाय इसके कि वो एक टाल स्ट्रक्चर बनाए, उसके बजाय वो क्या करते हैं, अपने आप को ही ध्वस्त कर लेते हैं। विस्फोट उतना भयंकर होता है। देयर एक्सप्लोजिवनेस इंडिकेट दैट द मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट इज आल्सो इन क्लोज विकिनिटी। इससे ये मालूम पड़ता है हमको कि जो मैग्मा चैम्बर है वो कहाँ पर है, उसके नज़दीक है और बहुत बड़े एरिया में भी लावा चैम्बर फैला हुआ है ना। जैसा कि 1 मिनट, इसका मैप नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट। अब इसमें देखो कार्डेरा, ये चारों तरफ से मैग्मा बाहर की ओर निकल कर आ रहा है, ये एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन होने के बाद इसमें खुद में विस्फोट हो गया और ये एक बड़ी एरिया में बन गया, जिसमें कई बार बारिश होती है, पानी भर जाता है और झील बन जाती है। इस तरह से बनते हैं कार्डेरा। एक बार फिर से देखो, मैग्मा बाहर निकल कर आ रहा है और कई जगह से मैग्मा का एक्सप्लोजन हुआ और ये सभी चीज़ें आपस में बाद में फिर से ब्लास्ट हो जाती हैं और फिर वो कोलैप्स हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है और उसमें बन जाती है झीलें। ये बनता है कार्डेरा, है ना। आगे बढ़ते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, यानी फ्लड मतलब बाढ़ होती है बेसाल्ट के एरिया में, बेसाल्ट की बाढ़ होती है, प्रोविंस मतलब क्षेत्र होता है। तो ऐसा एरिया जिसमें बेसाल्टिक लावा चारों तरफ फैला हुआ है,
नॉर्मली इस तरह के जो वल्केनो होते हैं वो पुराने ज़माने में हुआ करते थे और चारों तरफ उसके कारण बेसाल्टिक लावा प्लेन बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं दीज वल्केनोस आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा यानी लिक्विड लावा, तरल लावा होता है, दैट फ्लो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है, क्योंकि वो लिक्विड होता है, क्योंकि वो तरल जैसा होता है ना। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बेसाल्ट लावा फ्लो। दुनिया के कई भागों में इस तरह के बेसाल्टिक लावा फ्लो दिखाई देते हैं, मिलते हैं। ये इसमें नीचे कोर है, मेंटल है। इसको ऐसा समझ लो कि ये जो पर्पल वाला कलर है, कई बार ऐसा होता है कि ये बेसाल्ट लावा होता है और वो बेसाल्ट लावा ऊपर बहकर चारों तरफ पहुंच जाता है पूरे अर्थ में। देयर कैन बी ए सीरीज ऑफ फ्लो विथ सम फ्लो अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर। कई बार ये फ्लो जो होता है ना, ये सीक्वेंस में होता है। एक फ्लो आया, एक बार विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ वल्केनो का, तो उसकी लेयर बिछ गई। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा एक्सप्लोजन हुआ तो दूसरी परत बिछ गई। फिर तीसरा एक्सप्लोजन हुआ तो तीसरी परत बिछ गई। और कई बार ये परतें जो होती हैं ये 50 मीटर की मोटी परतें तक इसमें बिछ जाती हैं। तो भारत में दक्कन ट्रैप फ्रॉम इंडिया इट इज़ मच लार्जर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ये फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, जिसके एक्चुअली में क्या था यहाँ पर कि पूरा फ्लड चारों तरफ फैल गया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मिड ओशनिक रिज, मतलब मध्य महासागरीय रिज। ये एक्चुअली में रिज जो है, रिज का मतलब होता है कटक। कटक हिंदी में कहते हैं, या उसको छोटी पहाड़ी कह सकते हैं जो काफ़ी लंबे एरिया में फैली हुई हो। अब ये वाला जो मैप है, इस मैप में आप लोगों को ये डार्क रेड लाइन जो दिखाई दे रही है, ये बेसिकली रिज है ना, ये रिज है। और इस तरह से ये सारे महासागरों में रिज फैली हुई है। और ये डार्क लाइन जो दिखाई दे रही है, ये बेसिकली जो प्लेट टेक्टोनिक है, जो प्लेट का मूवमेंट है, उसके डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो प्लेट का डायरेक्शन जब दो अलग अलग दिशाओं में होगा तो इसके बीच में से मैग्मा बाहर निकल कर आएगा और ये मैग्मा यहाँ पर एक नई परत बिछा देगा। और ये नई परत जो बिछेगी, ये पुरानी प्लेट को प्रेशर डालेगी तो पुरानी प्लेट और आगे सरकेगी, ये पुरानी प्लेट और आगे सरकेगी। अब यहाँ पर स्पेस बन जाएगा तो नीचे से और मैग्मा निकल कर आएगा और एक नई परत बिछ जाएगी। तो ये हमेशा इसमें लगातार चलता रहता है। तो इस नई परत की वजह से यहाँ पर एक कटक, एक रिज बन गई है, छोटी पहाड़ी बन गई है जो पूरे लंबे एरिया में फैली हुई है। और इसी तरह से पूरे एरिया में ये रिज दिखाई देती है। खास तौर पर ये अटलांटिक में एस के शेप में, जो कि मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक कहलाती है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कैसे बन रही है कि जो ओशन के बीच में, ओशन समुद्रों के गर्भ में जो मैग्मा निकल रहा है, उस मैग्मा के जमा होने से बन रही है। दीज वल्केनोस ऑकर इन द ओशनिक एरियाज, क्योंकि ये वल्केनो कुछ होते हैं जो समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। देयर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रिज मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग, लगभग ये 70,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। दैट स्ट्रेच थ्रू ऑल द ओशन बेसिन, सारे समुद्रों के बॉटम में, बेसिन में फैले हुए हैं। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंटली इरप्शन, जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसका, वहाँ पर लगातार वल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। ये एक और मिड ओशनिक रिज का फिगर है। नीचे एस्थेनोस्फीयर है, उसमें से लगातार मैग्मा येलो वाला ऊपर की ओर आ रहा है और यहाँ वल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। दोनों तरफ जो रेड एरो बने हुए हैं, वो रेड एरो प्लेट के लेफ्ट और राइट के मूवमेंट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, तो लिथोस्फीयर दोनों तरफ बढ़ रहा है वल्केनिक इरप्शन के थ्रू। कहाँ पर हो रहा है ये? मिड ओशनिक रिज में, क्योंकि समुद्र के अंदर ये प्रवाह हो रहा है, इसको कहते हैं मिड ओशनिक रिज। अब इसके बाद आते हैं वल्केनिक लैंडफॉर्म में से कि समुद्र ज्वालामुखी से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रूसिव होते हैं, दो तरह के होते हैं। इंट्रूसिव मतलब पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जमा होने से इंट्रूसिव बनते हैं, और पृथ्वी के बाहर की सरफेस पर जब मैग्मा का जमा होता है उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं। अंतर्भेदी या बहिर्भेदी, दो तरह के। तो ये पहला है अंतर्भेदी, द लावा दैट इज रिलीज्ड
ड्यूरिंग वल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप इनटू इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक कैसे बनती है? लावा के जमा होने से, है ना। वल्केनिक इरप्शन जब होता है तो लावा जो निकलता है उस लावा के जमा होने से क्या बनता है? इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टानें बनती हैं। द कूलिंग में टेक प्लेस आइदर ऑन रीचिंग द सरफेस, या तो वो सरफेस पर आकर कूल होता है लावा, और आल्सो वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन, या फिर पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो क्रिस्टल पोर्शन है वहां पर जमा होता है। ये इंट्रूसिव रॉक्स, ये नीचे जो रेड वाला कलर है, यहाँ से मैग्मा अलग अलग पार्ट में निकल कर आ रहा है और वहां पर जमा हो रहा है, जिससे अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, इग्नियस रॉक आर क्लासिफाइड एस। तो क्योंकि इग्नियस रॉक है ये, क्योंकि मैग्मा के जमा होने से बनी है, तो ये कुछ अंदर की ओर जमा हो जाती हैं, कुछ बाहर की ओर जमा हो जाती हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है कि एक तो सरफेस पर जो जमा होती हैं उसको कहते हैं वल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी चट्टानें। दूसरा जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जमा होती है ठंडा होने से, उसको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है ना। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स। तो जो क्रिस्टल पोर्शन में जो मैग्मा जमा होता है उससे अलग अलग तरह के फॉर्म्स बनते हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स, और उनको सबको इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ को वर्ड को समझो। बैथोलिथ बाथ, बाथ मतलब गहराई, तो यानी गहराई पर चारों तरफ फैला हुआ एरिया में जब मैग्मा का डिपोजिशन होता है उसको हम बैथोलिथ कहते हैं। सिंपल वर्ड में, अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स। कई बड़े बड़े डोम बनते हैं, इसमें गुंबद जैसा बन जाता है ना। ये वाला पोर्शन पूरा की पूरा बैथोलिथ है, कंप्लीट बैथोलिथ। ठीक है ना। तो बैथोलिथ बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। इसके बाद जो दूसरा वर्ड आता है, सॉरी, दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली। सरफेस पर कब दिखाई देते हैं? क्योंकि इनकी जड़ें होती हैं, काफ़ी गहराई में ये फैले हुए होते हैं। तो सरफेस पर कब दिखाई देते हैं? ओनली आफ्टर द डेनुडेशनल प्रोसेस, जब अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है, जब ऊपर से अपर्दन की और अपक्षय की प्रक्रिया होती है, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं डेनुडेशन। तो इससे ऊपर की सरफेस कट जाती है और ये बैथोलिथ हमको दिखाई देने लगते हैं। दे कवर लार्ज एरियाज एंड एट टाइम एज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर। तो कई किलोमीटर एरिया में ये फैले हुए होते हैं। दीज आर ग्रेनाइट बॉडीज, ये ग्रेनाइट बॉडी के होते हैं। बैथोलिथ आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। मैग्मा चैम्बर के बारे में अपन ने बात की थी। तो जब मैग्मा चैम्बर नॉर्मली ठंडा हो जाता है तो उसको हम बैथोलिथ कह सकते हैं। अगला आता है लेकोलिथ। ये बैथोलिथ से छोटा होता है। इसमें नीचे एक गर्दन होती है, जो नीचे इसमें गर्दन बनी हुई है, इसमें एनिमेशन नहीं बन रहा है, मैं इसको बाद में बता दूंगा। तो दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज। ये भी बैथोलिथ के जैसे डोम शेप होते हैं, लेकिन विथ ए लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कंडुइट फ्रॉम बिलो। उसके नीचे कंडुइट होता है, गर्दन जैसी होती है, एक पाइप जैसा होता है, उससे जुड़े होते हैं, जबकि बैथोलिथ में ये नहीं होता। और बैथोलिथ बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं और लेकोलिथ एक छोटे से एरिया में होता है। ठीक है ना। इसको अपन ऐसा समझ लेते हैं कि मान लो कि ये पूरा एरिया बैथोलिथ का है, और क्योंकि ये मैग्मा चैम्बर था, ये जमा हो गया, यहाँ से एक पाइप ऊपर की ओर गई थी और इस पाइप से मैग्मा बाहर निकल कर आया था और यहाँ पर ये एरिया में मैग्मा का डिपोजिशन हुआ था। इसको हम कहेंगे लेकोलिथ। ठीक है। It resemble the surface volcano domes of composite volcano. Only these are located at deeper depth. Okay. The Karnataka plateau is spotted with domal hills of granite rocks. इंडिया में कर्नाटक में इस तरह के लेपोलिथ दिखाई देते हैं, लोकोलिथ दिखाई देते हैं। वहाँ पर डोम शेप में पहाड़ियाँ हैं ग्रेनाइट की। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज नाउ एक्सफोलिएटेड। कई बार अब आज की कंडीशन में कई इस तरह की जो रॉक्स हैं लेकोलिथ, वो सब एक्सफोलिएटेड हो गई हैं। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें प्याज के छिलकों की तरह से ऊपर की चट्टानों की परतें निकलती हैं, उसको कहते हैं एक्सफोलिएशन। तो उसकी कई कई ऊपर की लेयर निकल चुकी हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लेकोलिथ और बैथोलिथ वेयर इन कर्नाटका। नेक्स्ट वर्ड आता है लेपोलिथ। अब लेपोलिथ नॉर्मली एक तश्तरी के जैसे होता है। इसमें पहला वाला जो पार्ट है दिखाई दे रहा है ए, ये बेसिकली लेकोलिथ है, जिसमें
ऊपर की ओर मोड़ पड़ा हुआ है और लोपोलिथ ये नीचे की ओर मोड़ पड़ा हुआ है। इतना डिफरेंस है, केवल मोड़ का डिफरेंस है, बाकी वेंट या गर्दन दोनों में होता है। ठीक है ना। तो लेपोलिथ, व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड, जब लावा ऊपर की ओर मूव करता है, ए पोर्शन ऑफ द सेम may tend to move in a horizontal direction wherever it finds a weak plane, जहां पर भी वीक प्लेन मैदानी एरिया छोटा सा पृथ्वी के अंदरूनी भाग में मिलता है, वहां पर लावा का डिपोजिशन हो जाता है। इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, कई फॉर्म में हो सकता है। इन केस इट डेवलप इनटू ए सॉसर शेप, सॉसर मतलब तश्तरी के शेप में ये डेवलप होता है। कॉनकेव टू द स्काई बॉडी, स्काई बॉडी की तरफ वो कॉनकेव होता है। इट इज कॉल्ड लेपोलिथ, है ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स मालूम है तुम लोगों को, तो ये कॉनकेव की तरह से होता है, जबकि लोपोलिथ कैसा था, कॉन्वेक्स के जैसा था। अगला आता है फेकोलिथ, अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक एट टाइम इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन और एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन। अब यहाँ पर दो नए वर्ड आए हैं, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इस तरह से ऊपर और नीचे वाले पार्ट होते हैं। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के आसपास इस तरह से की चीज़ें पाई जाती हैं, जिसको हम फेकोलिथ कह सकते हैं। सच वेवी मटेरियल हैव ए डेफिनेट कंडक्ट, इसमें एक पाइपलाइन होती है जिससे मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा होता है। टू सोर्स बेनेथ इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा चैम्बर, तो उसका सोर्स कहाँ से होता है, मैग्मा चैम्बर में से होता है। सब्सिक्वेंटली डेवलप एट बैथोलिथ, जो बाद में बैथोलिथ में वो मैग्मा चैम्बर बन जाता है। दीज आर कॉल्ड द फेकोलिथ, है ना। फेकोलिथ के बाद सिल। अब दो वर्ड यहाँ पर आते हैं, सिल और डाइक। तो इसको ऐसे समझ लो आप लोग कि डाइक जो होती हैं, जो मैग्मा का चैम्बर बिल्कुल दीवार की तरह से ऊपर की ओर डिपोजिशन होता है, ये डाइक होती हैं। डी फॉर डाइक, डी फॉर दीवार। और सिल जो होती हैं, वो सिलबट्टा पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सुना होगा, घर में रखा होगा सिलबट्टा, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती है। तो सिल हॉरिजॉन्टल होती हैं और डाइक हॉरिजॉन्टल नहीं होती। ठीक है। तो सिल, द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड सिल और शीट। शीट तब कहते हैं जब वो पतली होती है ना। जब वो पतली होती है तो शीट कहते हैं, और जब वो मोटी होती है तो सिल कहते हैं उसको, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है। ये इस चैप्टर में, इस चित्र में यही दिखाया गया है कि जो ऊपर खड़े हुए हैं ये सब डाइक हैं, और जो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिल है। डाइक जैसा कि बताया अभी, व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स एंड द फिशर, क्रैक्स और फिशर, यहाँ पर पृथ्वी के अंदर दरारें वगैरह होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि इट्स सॉलिडिफाइड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ग्राउंड के परपेंडिकुलर, है ना, ग्राउंड के ऊपर से नीचे की ओर, बिल्कुल इस तरह से डाइक का निर्माण होता है। डाइक, डी फॉर डाइक, डी फॉर दीवार बताया था। इट गेट्स कूल्ड इन द सेम पोजीशन टू डेवलप अ वेल लाइक स्ट्रक्चर, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डाइक्स। These are the most commonly found intrusive forms in the western Maharashtra area. भारत में कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के अधिकांश एरिया में पाए जाते हैं। These are considered the feeders for the eruption that led to the development of the Deccan Trap. यहाँ पर भारत में डेक्कन ट्रैप में डाइक्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें भी वही चीज़ है कि जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, जो वर्टिकल हैं दे आर डाइक्स, और जो हॉरिजॉन्टल हैं दे आर सिल्स। एंड इन द लास्ट एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव मतलब जो वल्केनो बाहर निकल कर आता है, वो वल्केनो सरफेस पर जब जमा हो जाता है, उन रॉक्स को हम एक्सट्रूसिव कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बेसाल्ट नीचे से बाहर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर जो चट्टानें बनती हैं वो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं एक्सट्रूसिव रॉक के रूप में। ठीक है ना। तो इस तरह से अर्थ का इंटीरियर वाला पोर्शन आज अपन ख़त्म करते हैं, ख़त्म होता है, जिसमें हमने 3 पार्ट इंपॉर्टेंट देखे थे। पहला वाला अर्थ का इंटीरियर को के सोर्स कौन कौन से हैं, दूसरे पार्ट में था अर्थक्वेक और उससे अर्थ का इंटीरियर कैसा है, और तीसरा पार्ट जो अब आज हमने देखा उसमें वल्केनिक इरप्शन और वल्केनो से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप मुझे नोट्स पर लिखिए, मैं बिल्कुल आप लोगों के जो करीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा डिटेल में। ओके, थैंक यू।